नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं पंचायती राज और यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। इसमें सम्मिलित है बीपीओ मेंस एग्जाम यानी ग्राम पंचायत अधिकारी मेंस एग्जाम 2023, जिसका मेंस एग्जाम जो है वह जनवरी या फरवरी 2024 होने की प्रबल संभावना है। तो इसके लिए इसके सिलेबस में पंचायती राज दिए गए, जिसका मैक्सिमम वेटेज 65 मार्क्स का है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में जो है वो कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज है, और पार्ट 3 में यूपी स्पेशल है। तो पंचायती राज के अंतर्गत भी यूपी स्पेशल के पार्ट इसमें निहित हैं। और इसके अलावा यह अन्य राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि के लिए भी अंक महत्वपूर्ण है। साथ ही यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 और संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 में भी अंक सम्मिलित हैं। तो पंचायती राज के बारे में देखते हैं। इसमें जो हम देखेंगे यह नोट्स है जीएस वर्ड की, यानी जीएस वर्ड जो कोचिंग संस्थान है उसकी जो यह है नोट्स है, तो इसको देखते हैं। यानी इसमें पंचायती राज के बारे में जो हम देखेंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि पंचायतें से जुड़े परिभाषिक शब्द इसमें क्या है, यानी डिफिनेशनल वर्ड क्या है। इसके बाद भारत में पंचायती राज का उद्भव एवं विकास के बारे में देखेंगे। इसके बाद प्राचीन जो पंचायती राज उसको प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत यानी संपूर्ण इसमें उसमें देखेंगे कि प्राचीन से लेकर के आधुनिक भारत तक के पंचायती राज को इसमें हम देखेंगे। तो इसमें देखते हैं आज़ादी के बाद पंचायती राज के विकास में मील के पत्थर को हम देखेंगे यहाँ पर, यानी आज़ादी के बाद पंचायती राज के विकास में मील के पत्थर। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने देश यानी भारत को 15 अगस्त 1947 को जो है अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की गुलामी दास्ता के बाद अपने देश को आज़ादी मिली, और अपने देश में 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को जो है अपना संविधान लागू हुआ, और भारत जो है पूर्ण रूप से गणतांत्रिक राज्य बना। और यहाँ पर जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है वह भी निर्वाचित है, और कोई भी भारतीय नागरिक जो है वह सर्वोच्च पद पर जा सकता है। तो गणतंत्र होने का मतलब यही है। तो इसमें देखें, अब देखते हैं आज़ादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो है पंचायती राज के विकास में मील के पत्थर कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, पहला जो है पहली पीढ़ी की पंचायतें की ओर, यानी इसमें फर्स्ट जनरेशन यानी टुवार्ड्स फर्स्ट जनरेशन पंचायती राज, यानी फर्स्ट जनरेशन से संबंधित जो पंचायती राज है उसका विकास क्रम देखें तो यह यानी आज़ादी के दौरान 1947 से 1977 तक, यानी देखें इसमें तो लगभग 20 वर्षों तक जो है यह जो है पंचायत यानी पहली पीढ़ी की पंचायतों की तरफ इसमें ध्यान दिया गया। इसके बाद दूसरी पीढ़ी की पंचायतों का उद्भव एवं क्षरण देखें, यानी ग्रोथ। इसमें देखें तो यह जो ग्रोथ इसमें दिखाया जा रहा है, ग्रोथ एंड डेमोन्स्ट्रेशन जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन पंचायत, यानी इसमें जो विकास है यानी उद्भव भी हुआ है और क्षरण भी हुआ है, यानी इसमें है तो ये दोनों ही इसमें क्षरण और उद्भव यानी विकास और उद्भव दोनों का ही जो एक काल रहा है सेकेंड जनरेशन में हुआ। यानी से पूछा सकता है कि किस काल में जो है वो उद्भव पंचायती राज का उद्भव और क्षरण दोनों का इसमें देखा जाता है। तो 1978 से 1992 का जो कार्यकाल था यानी दूसरी पीढ़ी का जो कार्यकाल था, जिसमें 1978 में जो आपकी है जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके दौरान जो है यानी फर्स्ट जनरेशन में देखें तो सबसे पहले जो भारतीय पंचायती राज के शिल्पकार हैं BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता हैं, 1957 में उनका गठन किया गया था, जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था का सिफारिश की थी, और वही त्रिस्तरीय व्यवस्था जो भारतीय पंचायती राज की मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद 20 वर्षों के बाद जस्ट जो है 1977 में देखें तो यानी 77 तक के चला तो अशोक मेहता की समिति बनाई गई, और उस दौरान जो भारत में जो है जनता पार्टी की सरकार थी। तो वो यानी इस दौरान यानी 1978 से 1992 तक विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने इसमें शासन किया, जिसमें राजीव गांधी का जो है पूर्ण बहुमत रूप में सरकार थी। इसके अलावा 2 जो है अल्प बहुमत की सरकारों या प्रधानमंत्रियों ने भी इसमें 92 तक कार्य किया था, जिसमें बीपी सिंह, चंद्रशेखर इत्यादि ने भी और काम किया था, यानी बीपी सिंह, चंद्रशेखर ने भी 1992 तक किया। इसके बाद देखें तो PV नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल था उन्हीं के दौरान जो है इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, उसको आगे हम डिटेल्स इसमें देखेंगे। तो इसमें देखते हैं तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी की पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा यानी संवैधानिक दर्जा इसमें दिया गया। तो यह तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन का जो है पंचायती राज, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो दर्जा दिया गया है, इसको देखते हैं। यह 1992 का साल है। हालांकि इस पर जो विभिन्न तरह की वीडियो बनाकर अपलोड की जा सकती है, वहाँ आप देख सकते हैं संपूर्ण रूप से, जिसमें M लक्ष्मीकांत और सुभाष कश्यप और NCERT परीक्षावाणी, इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र इत्यादि पर भी जो इससे संबंधित रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड की जा चुकी है, तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम GS वर्ड के नोट्स उस महत्वपूर्ण नोट्स को देखते हैं। तो इसमें पंचायती उपबंध देखते हैं, यानी पंचायती उपबंध के अंतर्गत इसमें जो शामिल है यह है अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, जिसको पेशा नाम से जानते हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। पंचायत उपबंध है तो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 जो है इसको पंचायत उपबंध अंतर्गत पेशा के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा इसमें जो है जो टॉपिक पर अध्ययन हम कर रहे थे उस पर इसको देख लेते हैं। तो इसमें पंचायतों से जुड़े परिभाषिक शब्द यानी डेफिनेशनल वर्ड को देखते हैं। पंचायती शब्द से संबंधित जो इसमें डेफिनेशनल वर्ड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं पंचायत शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द पंचायतन से हुई है, जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह।
पंचायतन यानी पंचायत शब्द, जो पंचायत इस शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति संस्कृत भाषा के पंचायतन, इंपॉर्टेंट है, पंचायतन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह। दूसरा देखें तो महात्मा गांधी ने पंचायत का शाब्दिक अर्थ गांव के, यानी महात्मा गांधी हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको बापू भी कहा जाता है, तो महात्मा गांधी ने पंचायत का शाब्दिक अर्थ गांव के लोगों के द्वारा चुने हुए 5 व्यक्तियों की सभा से लिया है। यानी गांव के लोगों द्वारा चुने हुए 5 व्यक्तियों की जो सभा होगी उसको गांधी जी ने पंचायत कहा है। इसमें आगे देखें तो भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ, भारत में जैसा कि हम जानते हैं जो ग्रंथ हैं वो जो वेद हैं, 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद हैं। यानी 4 वेदों में देखें तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। तो देखिए भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्त शासित संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। तो यह प्राचीन भारत संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी रूप में हम देखा, इतनी जानकारी जो मिली है इसमें आधुनिक से लेकर प्राचीन और मध्यकालीन भारत को हम ऐड कर रहे हैं। तो इसमें देखें, अब इसमें देखते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत शामिल हैं। यानी 73वां संविधान संशोधन जो 1992 का है उसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से, और ये पूरे देश में लागू किया गया। उस जो है संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 सहित 243A से 243O तक कुल मिलाकर के जो है 16 अनुच्छेद को इसमें शामिल किया गया। और इसके द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11, जो कि जिसमें कुल मिलाकर 29 विषयों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें अनिवार्य और शैक्षिक विषय भी सम्मिलित हैं। इस पर चर्चा की जा चुकी है, इसलिए इसको यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतें शामिल हैं, जो भाग 9 से पंचायतें शामिल हैं। इसके बाद देखें तो अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायत संबंधी प्रावधान है, यानी A से लेकर के 243 भी है जिसमें पंचायतों की डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद देखें अनुच्छेद 243 यानी 243 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वायत्त शासन की संस्था को पंचायत कहते हैं, डेफिनेशन दिया गया है। इसके बाद ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर है, यानी ग्राम में, ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में अंतर है। इसको देखते हैं क्या अंतर है। तो ग्राम किसे कहते हैं, यानी ग्राम जो है राज्यपाल द्वारा अधिसूचित होता है। जो गांव होता है या ग्राम होता है राज्यपाल द्वारा अधिसूचित होता है, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है ग्राम को या गाँव को। दूसरा ग्राम सभा है, इसको देखते हैं। तो गाँव स्तर पर चुनाव नामावली में रजिस्ट्रीकृत यानी रजिस्टर्ड व्यक्तियों के बने निकाय को ग्राम सभा कहते हैं। यानी गांव स्तर पर चुनाव नामावली में रजिस्ट्रीकृत यानी रजिस्टर्ड व्यक्तियों के बने निकाय को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत देखें तो गांव स्तर की स्वायत्त शासन की संस्था को ग्राम पंचायत कहते हैं। इसके बाद देखते हैं खाप पंचायत, यानी अन्य पंचायतें हैं उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो खाप पंचायत के बारे में देखते हैं। तो खाप पंचायत क्या होती है, जाति या गोत्र आधारित सामाजिक प्रशासन का एक प्रकार है। यह जो है अभी भी कुछ राज्यों में है, हालांकि इसका जो है विलोपन कर दिया गया, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी अस्तित्व में है। लेकिन यह जो है संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है, बल्कि यह परंपरागत रूप से है। दूसरा देखें जल पंचायत, इसको देखें तो राजेंद्र सिंह ने जल सुनवाई के लिए जो है जल पंचायत का गठन किया था। तो ये जल संबंधित जो समस्याएं उसके लिए थी, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंचायत हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉक पंचायत, यानी मध्यवर्ती स्तर पर जो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी, यानी जो कि लागू संवैधानिक संशोधन के बाद, संवैधानिक दर्जा देने के बाद, और जो भारतीय पंचायती राज के जो शिल्पकार हैं B.R. मेहता है, बलवंतराज मेहता, उन्होंने भी सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत है उसको ब्लॉक स्तर की पंचायत कहते हैं। तो इसमें देखिए मध्यवर्ती स्तर की ग्रामीण स्वायत्त शासन की संस्था को ब्लॉक पंचायत कहते हैं। इसको पंचायत समिति भी कहा जाता है। जो शीर्ष स्तर पर जिला पंचायत है, जिला स्तर की ग्रामीण स्वायत्त शासन की संस्था को जिला पंचायत कहते हैं। इसके बाद नगर पंचायत देखें, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो इसको देखते हैं। नगर पालिका का प्रकार, किसी संक्रमणशील क्षेत्र की नगर पालिका ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में जो बदल रहा है। इसके बाद ग्राम पंचायत, इसके बाद देखते हैं। तो इसमें ग्राम पंचायत, यानी इसमें देखें तो यह आपका है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, जबकि नगर पंचायत भारतीय संविधान के भाग 9 के नगर पालिका वाले भाग में आते हैं। यानी इसमें देखें तो इसको भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान के भाग 9 में जो है संविधान में जो है भाग 9 को जोड़ा गया है, और यह जो है आपका नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें जो संविधान में अनुच्छेद शामिल किए गए वह 243O तक तो आपका जो है भाग 9 में पंचायतों से संबंधित था। यानी P से लेकर जो है आगे के जो है अनुच्छेद यानी ZG तक जो है 243 ZG तक जो है यह भाग 9 में नगर पालिकाओं से संबंधित है। इस पर जो है विस्तृत वीडियो अलग से अपलोड की जाएगी। यहाँ पर हम पंचायती राज के अंतर्गत जो है ग्रामीण पंचायती राज के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय पंचायत उस पर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ देखें
अब देखते हैं आज़ादी के पूर्व पंचायती राज का उद्भव एवं विकास को देखते हैं। यानी 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो है भारत में आज़ादी, यानी 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो है पंचायती राज का उद्भव विकास किस तरह का हुआ उसको देखते हैं। यानी इसमें जो शामिल होगा वह प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत होगा। यानी प्राचीन काल के भारत और मध्यकालीन काल के भारत की बात यहाँ पर हम करेंगे। और आज़ादी के बाद जो होगा वह मतलब वो स्वतंत्रता के बाद जो होगा पंचायती राज होगा, जिसमें आधुनिक भारत को भी हम ऐड करेंगे। तो इसमें आज़ादी के पूर्व जो पंचायती राज का उद्भव होगा इसमें तीनों ऐड हो जाएंगे, यानी प्राचीन को भी देखेंगे, मध्यकालीन को भी देखेंगे और जो आधुनिक भारत के भी कुछ भाग को देखेंगे इसमें। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले देखते हैं, प्राचीन भारत में देखें तो प्राचीन भारत में सभा से पंचायती राज संस्थाओं का विकास जोड़ा जाता है। सभा देखें, सभा क्या है? सभा अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय को सभा कहते थे। इस तरह सभा से पंचायतों का विकास हुआ। प्रोफेसर आलतेकर के अनुसार उत्तर भारत, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र के गांवों की समस्याएं सुलझाने के लिए ग्राम सभाएं आयोजित की जाती थी। मेटकाफ ने प्राचीन भारत के स्वतःशासी संस्थाओं को लिटिल रिपब्लिक कहा है। कौन कहा है? मेटकाफ ने कहा है। यह जो कि एक यानी जो भारत में जो है गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस दौरान जो मेटकाफ जो था एक भारत का गवर्नर जनरल था, तो इसने ये कहा है कि यानी मेटकाफ ने प्राचीन भारत के स्वतःशासी संस्थाओं जिसको पंचायती राज कहा जाए उसको लिटिल रिपब्लिक इसने कहा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आदर्श गांव की चर्चा की है। कौटिल्य या जिसको विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं कौटिल्य को, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक जो है कूटनीतिज्ञ कर सकते हैं इनको, ये कौटिल्य थे, या राजनीतिज्ञ कर सकते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आदर्श गांव की चर्चा की है इन्होंने। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में देखते तो मुगलों की जागीरदारी प्रथा से परंपरागत ग्रामीण स्वशासन कमजोर हुआ। यानी मुगल काल जो था, यानी देखें सबसे पहले संतलत काल, तो संतलत काल जो हुआ वहाँ से जो है यानी मध्यकालीन भारत में जो स्टार्ट होता है सल्तनत काल जो है, सल्तनत काल के बाद मुगल काल स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ। लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया और लगभग देखें 600 सालों तक जो है मुगलों ने भारत पर शासन किया। तो इस हिसाब देखें मुगलों के समय जो है जागीरदारी प्रथा आई, इससे परंपरागत ग्रामीण स्वशासन कमजोर हुआ। यानी उसके पहले जो था ग्रामीण स्वशासन कुछ सशक्त था, लेकिन मुगलों के समय जागीरदारी प्रथा के आने के कारण जो है जो परंपरागत ग्रामीण स्वशासन था वो कमजोर होने लगा। अर्थात कहने का से हो कि संतुलित काल में भी परंपरागत ग्रामीण स्वशासन मजबूत था, लेकिन मुगलों के आने के बाद ये जो है कमजोर होने लगा। इसके बाद देखें ब्रिटिश भारत में देखते हैं, यानी इसमें आधुनिक काल के चरण को भी ऐड कर लेते हैं, यानी स्वतंत्रता से पूर्व का जो आधुनिक भाग उसको देखें आधुनिक भारत का। तो इसमें जो है ब्रिटिश भारत में देखते हैं, यानी प्रथम चरण, ब्रिटिश भारत के भी कई चरण में यह विकास हुआ। प्रथम चरण 1687 से 1882 तक इसमें देखते हैं। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 1687 में मद्रास का पहला म्यूनिसिपल चार्टर बना, यानी सबसे पहले जो नगर निकाय देखें जो कि भारत में 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है। यदि इस तरह से पूछता है कि सर्वप्रथम नगर निकाय नगर पालिका कहाँ बने, तो 1687 में सबसे पहले मद्रास में पहला म्यूनिसिपल चार्टर बना। 1726 ईस्वी में दूसरा म्यूनिसिपल चार्टर बना और 1793 1840 में नगर पालिका अधिनियम बनाया गया। इसके बाद 1863 में शाही स्वच्छता आयोग बना। 1870 में लॉर्ड मेयो के स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद 1882 में तो लॉर्ड रिपन, यानी 1882 लॉर्ड रिपन और कर्जन को इसमें ऐड किया गया है। जबकि जानते हैं कि लॉर्ड रिपन जो है यह भारतीय स्वायत्त शासन यानी जो स्थानीय शासन है इसका जन्मदाता जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इस पर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। आगे देखें तो 1907 शाही विकेंद्रीकरण आयोग बना। 1909 में देखें तो लाहौर संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ। तो इसमें 1909 का, 1919 का, 1935 का महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो 1909 में लाहौर संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया। तो यह देखें यानी लाहौर जो है भारत का अंग उस दौरान, हालांकि 1947 में 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया, जो आज भारत में जो है एक तरह से विभाजन विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 अगस्त को। हालांकि ये पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन दोनों ही देश एक थे। लेकिन अंग्रेजों की यह बहुत बड़ी साजिश या कूटनीतिक सफलता कही जाएगी उनके लिए, जो भारत का विभाजन करने में सफल रहे विभाजनकारी शक्तियों, यानी भारत में विभाजनकारी शक्तियों के सहयोग से। तो 1909 में जो है लाहौर भारत का ही एक शहर था, जो महत्वपूर्ण शहर है, यहाँ अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां की गई थी। तो 1909 में लाहौर संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद दूसरे चरण सेकेंड स्टेप में देखते हैं, जो कि शुरू होता 1919 से 1947 तक, यानी आज़ादी के समय तक। यानी ये गांधी का युग है, यानी गांधी के युग के समय, क्योंकि गांधी जी सर्वप्रथम जो 1917 में जो है चंपारण का सफल सत्याग्रह प्रयोग किए थे। हालांकि इनकी एंट्री जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो 1916 में ही शुरू हो गई थी, जब लखनऊ में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि 1917 में सफल चंपारण सत्याग्रह के बाद यह सक्रिय रूप से जो है पूर्ण रूप से जो है
यहाँ के आंदोलन में सक्रिय हो गए, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या आज़ादी के कार्य के लिए। तो द्वितीय चरण अर्थात गांधीनियन युगा है यह। तो देखें इसमें द्वितीय चरण में क्या है, भारत में स्वायत्त शासन के प्रथम संस्थान, भारत में स्वायत्त शासन के प्रथम संस्थान, आगे इसमें देखते हैं तो मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1988 में बना, 1688, मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1688 में बना। 1687 में पहला म्यूनिसिपल चार्टर बना था, इसके ऊपर हम देख चुके हैं। इसमें यानी ये जो है प्राचीन भारत को भी इसमें ऐड किया द्वितीय चरण में भी। इसमें देखते हैं लक्ष्य क्या था। लक्ष्य देखें तो जन सुविधाएं उपलब्ध कराना, लक्ष्य था जन सुविधाएं उपलब्ध कराना, शासित करना, अपराध तथा न्याय के बारे में एक व्यवस्था कायम करना था। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी पहला म्यूनिसिपल चार्टर बना था उसका लक्ष्य था। 1726 नगर पालिका के गठन का दूसरा म्यूनिसिपल चार्टर बना। इसके बाद कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में नगर पालिका का गठन किया। सबसे पहले जो गठन हुआ था वो हम देख रहे हैं कि चेन्नई में हुआ था, उसको ऊपर हम देख चुके हैं। इसका लक्ष्य देखें तो मुख्यतः न्यायिक कार्यों का संपादन था। आगे देखें तो 1793 1840 नगर पालिका अधिनियम हुआ। 1863 शाही स्वच्छता आयोग, गांव के विकास की ओर सबसे पहले ध्यान दिया गया। इसके बाद परिणाम इसका क्या हुआ, विभिन्न प्रांतों में ग्रामीण स्वच्छता अधिनियम पारित किए गए। अब देखते हैं लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव 14 दिसंबर 1870। यहाँ से आधुनिक भारत यानी स्वतंत्रता से पूर्व के आधुनिक भारत में जो पंचायती राज का विकास उसको देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। तो लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव इसमें देखते हैं तो लॉर्ड मेयो वही हैं जैसे गवर्नर जनरल, या इनको कहा जा सकता है कि यह जो है वायसराय हैं जिनकी हत्या जो इनके कार्यकाल में ही कर दी गई थी, और इनको एक अफगान ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दिया था जब ये अंडमान निकोबार द्वीप गए थे। इस पर डिटेल चर्चा की जा चुकी है, तो इसको यहाँ पर हम संक्षेप में इनके कार्यों को देखते हैं और पंचायती राज विकास के संदर्भ में देखते हैं। तो लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव और इन्हीं के कारण थोड़ा ऐड कर लें तो जनगणना शुरू की गई थी सर्वप्रथम इन्हीं काल में 1872 में, जबकि नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से की गई थी। तब से लेकर के जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है। हालांकि 1921 में जो जनगणना थी आज़ादी के बाद की 8वीं और कुल मिलाकर 16वीं जनगणना थी, उसको कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। फिलहाल अभी तक भी स्थगित है, 2023 से समाप्त होने वाला, अभी तक भी जनगणना नहीं कराई गई है। तो इसमें देखें लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव 14 दिसंबर 1870 को देखते हैं। इसमें क्या था, कई प्रांतों में स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों की स्थापना हुई। दूसरा, मुंबई, बंगाल, पंजाब व उत्तर पश्चिमी प्रांत में इसमें देखें। फिर इसके बाद जिला समिति के गठन की व्यवस्था की गई। सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया गया। जिला समिति का अध्यक्ष सरकारी व्यक्ति को बनाया गया। स्वायत्त शासन की स्थापना नहीं कर सका, जनप्रतिनिधित्व नहीं इसमें था। इसमें कारण देख लेते हैं। कारण है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बहुत हद तक उत्तरदायी थी लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव की स्वीकारता के लिए, यानी लॉर्ड मेयो का जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया, चूंकि यह 1857 की क्रांति के बाद जो है यह लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव हुआ है। तो इसमें देखें तो यह इसमें जो है प्रेशर जो पड़ा इसको स्वीकार करने के लिए, 1857 की एक महत्वपूर्ण क्रांति भारतीय इतिहास में है। तो उसके बाद जो है यह स्वीकारता इसकी बनी। आगे देखते हैं तो इसमें है यह आपका है लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि देखते हैं, जो कि ये भारतीय स्वशासन इकाई, भारत में स्वशासन के जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। तो इनको देखते हैं। लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो 1880 में अकाल आयोग की रिपोर्ट आई। संस्थागत स्थानीय निकायों की अनुपस्थिति के मुद्दे को उठाया। प्रभावित लोगों की राहत आपूर्ति पहुंचाने में बड़ी बाधा बन रही थी इसका अनुपस्थिति के कारण। यानी अकाल आयोग कब बना था, 1880 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही बना था। ये भी इसको समझ लेते हैं। तो ये जो है इसके बाद लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव 18 मई 1882, इसको देखते हैं। इसमें प्रावधान को सबसे पहले देखते हैं। प्रावधान क्या था, चुनाव, गैर सरकारी सदस्यों को इसमें चुनाव चुनना था जो सरकारी नहीं है। बहुमत, गैर सरकारी सदस्यों को इसमें बहुमत था। यथासंभव जनप्रतिनिधि ही बोर्डों के अध्यक्ष हों। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसको किया गया था। इसमें कमी देखते हैं क्या कमियां थी इसमें, यानी इसमें लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव था इसमें क्या कमियां थी इसको देख लेते हैं। तो कमियां थी तालुका या तहसील इकाई इसमें थी, गांव के स्तर की इकाई को मान्यता नहीं थी। यानी तालुका या तहसील को इसमें मान्यता दी गई थी, परंतु गांव स्तर की इकाई को इसमें मान्यता नहीं दी गई थी। ये बहुत बड़ी कमी थी। विरोध इसमें देखें तो बंबई के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर ने इसका विरोध किया। परिणाम पूरी तरह से लागू ये नहीं हो सका। इसके बाद लॉर्ड कर्जन देखते हैं, जो कि लॉर्ड कर्जन जो है यह 20वीं, यानी जो हालांकि इसका 19वीं सदी में ही इसका यानी 1900 की समाप्ति के आसपास जो इसको किया गया था, परंतु यह जो है ज़्यादा फेमस है बंगाल विभाजन, कर्जन जो विभाजनकारी नीतियों के कारण। इसके अलावा जो यह इसी के समय में जो है एक 1909 का जो प्रस्ताव लाया गया था, एक तरह से वह विभेदनकारी जो प्रस्ताव था, यानी एक तरह से विभाजनकारी जो कर्जन ने किया था उसी के आधार पर देखें तो इसने क्या किया था पंचायती राज के संदर्भ में। तो कर्जन ने देखें विकेंद्रीकरण की धारा को पलट दिया। कर्जन ने केंद्रीकरण की धारा लाया। भारतीय शासन करना नहीं जानते हैं इसने कहा।
बिस्थउंड मेडो ने चिंता व्यक्त की इस पर। आगे देखते हैं शाही विकेंद्रीकरण आयोग 1907 को देखते हैं, इसके अध्यक्ष देखते हैं। तो शाही विकेंद्रीकरण आयोग के अध्यक्ष यानी शाही विकेंद्रीकरण जो 1907 में बना, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? यह बने थे चार्ल्स धवन बनाए गए थे। चार्ल्स धवन बनाए गए थे शाही विकेंद्रीकरण आयोग के अध्यक्ष। इसमें देखें तो स्वायत्त शासन ग्राम की संस्थाओं की इकाई थे, न्याय संबंधी कार्य भी कर सकता था। पंचायतों की वित्तीय स्थिति इसमें बताई गई। आय का साधन भूमि कर, विशेष अनुदान, तालाब और बाजारों से प्राप्त आय, मुकदमों की फीस इत्यादि थी। इसके बाद देखें 1909 का लाहौर अधिवेशन के बारे में देखते हैं। तो लोगों द्वारा चुने गए 1909 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें था लोगों द्वारा चुने गए स्थानीय निकाय विस्थापित करने के लिए उचित कदम उठाना था। अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन इस दौरान हुआ था। अब चलते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत इसको समझते हैं। तो इसमें देखते हैं तो यह आपका है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी ये भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे। अब चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे भारत में उस दौरान, यानी भारत सचिव थे और ये भारत में वायसराय थे। इसमें द्वैत शासन लाया गया 1909 में। आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका जो है यानी द्वैत शासन इसमें था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए। इसके बाद स्थानीय स्वायत्त हस्तांतरित विषय थे, यानी 2 विषय थे। इसमें एक हस्तांतरित विषय था जिसमें स्थानीय स्वशासन की बात कही गई थी। इसका अर्थ हुआ कि प्रांतों में स्थानीय शासन भारतीय मंत्रियों के अधीन लाया गया। विचार था कि स्थानीय शासन को जनप्रतिनिधि के साथ लोकप्रिय नियंत्रण बनाया जाए। इस पर भी हम देख चुके हैं कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसको हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसके अंतर्गत जो मुख्य उसी पर चर्चा यहाँ पर किए हैं। इसके बाद गांधी युग शुरू होता है। गांधी युग और उनके बाद यानी 1909 से 1947 तक जो गांधी युग था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो इसमें पहला जो है ग्राम स्वराज है। आगे इसमें देखें तो संविधान सभा, यानी इसमें देखें तो संविधान सभा जो आपका इसमें चर्चा करते हैं तो यह है यथोचित महत्व नहीं मिला, कारण 40 में चर्चा, यानी संविधान के अनुच्छेद जो 40 है उसमें चर्चा की गई है। यथोचित स्थान तो नहीं मिला, परंतु गांधी जी के प्रभाव कारण या गांधी जी के आदर्श को शामिल करने के लिए संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत राज्य की नीति देशक तत्व दिए गए हैं। ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसको कोर्ट में मतलब वाद के योग्य नहीं है, अर्थात ये राज्यों को मात्र निर्देश दिए गए हैं। इस भाग में जो भाग में अनुच्छेद 40 है उसमें गांधी जी से संबंधित जो अनुच्छेद पंचायत संबंधित अनुच्छेद 40 में चर्चा किया गया। इस पर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उस चीज़ को ज़्यादा डिटेल नहीं लेते हैं। इसके बाद विभाजन देखें तो केंद्रीकरण था, यह अति स्थानीयता इसमें थे और गांव इकाई के रूप में थे। आज़ादी के बाद पंचायती राज के विकास के मील के पत्थर, यानी आज़ादी के बाद जो है इसमें इसके विकास में जो है आज़ादी के बाद पंचायती राज के विकास मील के पत्थर किस तरह से हुए हैं, तो इस पर जो है विस्तृत चर्चा जो है वीडियो के पार्ट 2 में हम करेंगे। और इसमें यूपी स्पेशल यानी यूपी में भी यानी उत्तर प्रदेश में भी किस प्रकार से पंचायती राज का विकास हो उस पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो का पार्ट 2 होगा। तो यहीं तक इसको देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।